जय हिंद दोस्तों। भारत में रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत समाज के उन वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में या राजनीति में विशेष स्थान या कोटा दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े या भेदभाव के शिकार रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आरक्षण एक ऐसी नीति है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत समाज के उन वर्गों को शिक्षा में, शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में, राजनीति में विशेष स्थान या विशेष कोटा दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से शोषित रहे हो, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हो या फिर जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का शिकार रहे हो। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक कार्रवाई यानी कि पॉजिटिव एक्शन का एक रूप है। हम जानते हैं कि आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गरीबी दूर करना नहीं बल्कि इसके साथ ही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी संस्था में किसी विशेष वर्ग का जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहा हो, भेदभाव का शिकार रहा हो, अगर उसकी संख्या उस संस्था में कम है तो आरक्षण के इस विशेष कोटा, इस विशेष स्थान के जरिए उस संस्था में हम उस ऐतिहासिक रूप से वंचित और भेदभाव का शिकार रहने वाले वर्ग को मौका देते हैं ताकि उन वर्गों का भी हम गरीबी दूर कर सकें। अनुच्छेद 15 का 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे एसटी और एससी के उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए शक्ति देता है। अनुच्छेद 16 का 4 राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में उन वर्गों के लिए पदों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जिन वर्गों का उन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब सवाल बनता है कि आरक्षण कब लागू हुआ। भारत में आरक्षण लागू होने की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में हुई है। नंबर 1, स्वतंत्रता से पहले आरक्षण। आरक्षण की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले ही हो चुकी थी। सबसे पहले 1902 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहू महाराज ने पिछड़ी जातियों के लिए 50% का आरक्षण लागू किया था, जिसके कारण उन्हें आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। नंबर 2, संवैधानिक प्रावधान 1950। जैसा कि हम जानते हैं, भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। शुरुआत में तो यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ 10 वर्षों के लिए था, जिसका मूल उद्देश्य गरीबी को मिटाना था और साथ ही साथ प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना भी था। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण और अपना व्यक्तिगत फायदे के कारण इस आरक्षण को हर एक 10 सालों में बढ़ाया गया। नंबर 3, ओबीसी आरक्षण 1990। मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पर 7 अगस्त 1990 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री विपिन सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। नंबर 4, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019। सामान्य वर्गों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 14 जनवरी 2019 से 10% आरक्षण प्रभावी हुआ, लागू हुआ। अब बात करते हैं भारत देश में आरक्षण के क्या फायदे हैं। नंबर 1, सामाजिक न्याय और समानता। जैसा कि हम जानते हैं, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित, पिछड़े और भेदभाव के शिकार रहे वर्गों जैसे अनुसूचित जाति एसटी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, जिनमें अब यूजीसी के तहत अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर दिया गया है और आरक्षण के तहत इन्हें समाज के मुख्य धारा में लाकर समानता के स्तर पर खड़ा करना है। नंबर 2, उचित प्रतिनिधित्व यानी उचित भागीदारी। आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थानों और राजनीति में सभी वर्गों की बराबरी की हिस्सेदारी हो, सभी वर्गों का पर्याप्त भागीदारी और प्रतिनिधित्व हो। नंबर 3, ऐतिहासिक अन्याय का निवारण। आरक्षण सदियों से चलते आए जातियों पर आधारित भेदभाव और छुआछूत के सामना करने वाले इन समुदायों को विशेष अवसर प्रदान करता है, इन्हें विशेष स्थान देता है, इन्हें विशेष कोटा देता है ताकि इन समुदायों के ऊपर अतीत से चलते आए जो अन्याय हुए हैं
वो उनको सुधार सके, तो कह सकते हैं कि अतीत से चलते आए जातियों पर आधारित जो भेदभाव है, छुआछूत है, जिनका सामना इन समुदायों ने किया है, आरक्षण उसी अतीत के अन्याय को सुधारने का प्रयास करता है। नंबर 4, शैक्षिक सशक्तिकरण। आरक्षण ऐतिहासिक रूप से पिछड़े, शोषित, वंचित, भेदभाव के शिकार रहे वर्गों या समुदायों के बच्चों को विशेष स्थान देता है, विशेष अवसर, मौका देता है। आरक्षण के माध्यम से इन शोषित और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल जाता है, वहां वे प्रवेश करा पाते हैं, प्रवेश ले पाते हैं, जिससे कि उनके नामांकन की दर बढ़ती है, उन्हें उच्च यानी कि अच्छा शिक्षा मिलता है, वे शिक्षित बनते हैं और इस तरीके से ये शोषित, पिछड़े और भेदभाव के शिकार रहे वर्ग अपनी उन्नति में, अपने विकास के क्रम में एक कदम आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, आर्थिक उत्थान। आरक्षण के माध्यम से सरकारी सेवाओं में सुरक्षित रोजगार इन गरीब और उनके परिवारों के आर्थिक स्थिति को बदलता है और इससे वे गरीबी के चक्र से बाहर आ पाते हैं। संविधान सुधार के जरिए सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को जो 10% का आरक्षण मिलता है, इससे उनकी आर्थिक प्रगति में सहायता मिलती है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अब हम बात करते हैं भारत देश में आरक्षण के नुकसान। नंबर 1, मेरिटोक्रेसी, योग्यता पर असर। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आरक्षण प्रणाली में विशेष जाति को महत्व मिलता है, जिससे एक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है और इसके कारण संस्थाओं के कामकाज पर भी असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यालय है जहां पर आरक्षण के माध्यम से आप शिक्षकों का चयन करते हैं और अगर वे शिक्षक प्रतिभाशाली नहीं हुए, उनके पास योग्यता नहीं हुआ, तो वहां के विद्यार्थियों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाएगी और उस विद्यालय का शिक्षण प्रणाली भी ढंग से नहीं चल पाएगा, वहां की व्यवस्था भी सुचारू नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए हमें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए किसी भी संस्था में जो योग्य हो, जिसके पास प्रतिभा हो, जो उस कार्य को करने में सक्षम हो। और इस कारण अगर हम आरक्षण का प्रयोग करके किसी भी संस्था में एक अयोग्य और एक ऐसे व्यक्ति को चयन करते हैं जिसके पास काम करने की क्षमता नहीं है, तो इससे उस संस्था के कामकाज पर भी असर पड़ता है। नंबर 2, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा का पलायन या कह सकते हैं योग्यता का पलायन। आरक्षण के कारण इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा, इतनी कड़ी कंपटीशन, इतना टफ कंपटीशन के कारण जो प्रतिभाशाली युवा होते हैं, जो प्रतिभावान युवा होते हैं, वे विदेश पलायन कर जाते हैं और इसे ही ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और विदेश पलायन करने के कारण भारत देश को अपने ही प्रतिभाशाली युवाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। नंबर 3, सामाजिक एकता, कटुता। आरक्षण के कारण भारत के सामाजिक व्यवस्था के बीच कटुता पैदा हो जाता है, उनके बीच नाराजगी पैदा हो जाता है, उनके बीच की दूरियां और तनाव बढ़ जाती हैं और इससे भारत के सामाजिक व्यवस्था और यहाँ के लोगों के बीच का तनाव बढ़ जाता है और यहाँ की सामाजिक एकता भी भंग हो जाती है। नंबर 4, वोट बैंक की राजनीति। हम सब जानते हैं कि ये नेता, ये सियासी सपोले आरक्षण का प्रयोग विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत चुनाव के प्रचार के और उसके फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आरक्षण सामाजिक सुधार नहीं बल्कि जातिगत पहचान बन के रह जाता है। ये नेता अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, जनता को लड़ाने के लिए इस आरक्षण का इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे, जैसा कि हमने पहले देखा कि जो आरक्षण संविधान के हिसाब से सकारात्मक भेदभाव था यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था, सकारात्मक कार्रवाई यानी कि पॉजिटिव एक्शन था, वो नकारात्मकता में बदल जाता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाता है। नंबर 5, क्रीमी लेयर और असमान लाभ। हम सब जानते हैं कि आरक्षण का इस्तेमाल किस लिए किया गया है। आरक्षण का इस्तेमाल उन वर्गों के लिए किया गया है जो ऐतिहासिक रूप से शोषित हैं, पिछड़े हैं, भेदभाव के शिकार रहे हैं। लेकिन आज इस आरक्षण का फायदा उस शोषित, पिछड़े, भेदभाव के शिकार रहे वर्गों में ही जो बड़े लोग हैं, जो पहले से ही समृद्ध हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिल रहा है। उन्हीं शोषित, पिछड़े और भेदभाव के शिकार रहे वर्गों में जिन्हें की आरक्षण की जरूरत है, उन्हें तो आरक्षण मिल ही नहीं पाती। नंबर 6, जातिवाद का निरंतर बना रहना। हम जानते हैं आरक्षण का उद्देश्य क्या था। आरक्षण का उद्देश्य यह था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका विकास हो सके, लेकिन
अब ये इन राजनेताओं के द्वारा, इन जलीलों के द्वारा, इन सियासी सपोलों के द्वारा ये एक सियासत का खेल बन गया है। हम कह सकते हैं कि ये राजनीति का एक मुख्य मुद्दा बन गया है, जो कि आरक्षण को एक विशेष जाति से जोड़ देते हैं और सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा हम सपना देख रहे हैं, जिस तरीके से हम जाति मुक्त समाज का गठन करना चाहते हैं, ये सियासी कुत्ते सिर्फ और सिर्फ इस आरक्षण का प्रयोग करके वैसा ही जाति में लोगों को बांट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं और विकास के मुद्दे को छिपा दे रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि समाज के सभी जाति के लोग एक हों, क्योंकि ये जानते हैं ऐसा अगर ये हो जाता है तो ये जानते हैं कि जिस दिन भारत देश का हर एक जाति एक दूसरे से मिल जाएगा, जाति को भुलाकर एक दूसरे के साथ समानता के साथ रहने लगेगा, उस दिन इनसे इंसान और सभी जाति के लोग सवाल पूछेंगे। वो सवाल होगा यहाँ के बेरोजगारी के बारे में, यहाँ के बेकारी के बारे में, यहाँ के महंगाई के बारे में। और इसी से बचने के लिए वो हमेशा कभी इस आरक्षण के मुद्दे को भड़काकर, जैसे कि वर्तमान में यूजीसी को लेकर चल रहा है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, इन सबको आपस में लड़ा रहे हैं। पहले इन्होंने हिंदू और मुसलमान पर लड़ाया, अब ये जाति पर लड़ा रहे हैं और इससे हमें अपने वास्तविक विकास से दूर रख रहे हैं और हम हमेशा इस लड़ाई में फंस के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इन राजनेताओं का व्यक्तिगत फायदा हो रहा है। नंबर 7, आरक्षित वर्गों के बीच असमानता। हम सब जानते हैं कि आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिलना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हैं। आरक्षण का फायदा उन विशेष वर्गों को मिलना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से कमजोर हों। इस आरक्षण का फायदा उन विशेष समुदायों को मिलना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से शोषित, वंचित और भेदभाव के शिकार रहे हों। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य इन शोषित, वंचित, भेदभाव के शिकार रहे वर्गों को कुछ विशेष अधिकार देना था, जैसे शिक्षण संस्थाओं में विशेष अधिकार देना, जैसे सरकारी नौकरियों में विशेष कोटा देना, जैसे इनके बच्चों को प्रतिष्ठित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में प्रवेश करवाना, जिससे कि इन्हें शिक्षित बना पाए, इनके शिक्षा के दर को बढ़ा पाए। ऐसा हुआ भी और यही आरक्षण का मुख्य उद्देश्य भी है। लेकिन वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखें तो आरक्षण उसी आरक्षित वर्ग यानी कि एसटी में भी, एससी में भी, ओबीसी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं, जो समृद्ध हैं, जो धनवान हैं, जिनके पास पैसे हैं, घर हैं, सब कुछ है। लेकिन आज आरक्षण का फायदा उसी आरक्षित वर्ग यानी एससी में, एसटी में भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो पहले से धनवान हैं, जिनके पास पहले से पैसे हैं, जिनके पास पहले से घर है। और उसी आरक्षित वर्ग एसटी, एससी में उन्हें नहीं मिल रहा है जो हर रोज कठिन मेहनत करता है, 2 रोटी कमा पाता है और इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी अपने जीवन के बदहाली को नहीं समाप्त कर पाता। इसीलिए आज उन आरक्षित वर्गों के बीच में भी भेदभाव हो गया है। एक आरक्षित वर्ग ऐसा हो गया है जो पहले से धनवान है फिर भी आरक्षण का फायदा ले रहा है, और दूसरा आरक्षित वर्ग वो है जो धनवान भी नहीं है, जो रोज कठिन परिश्रम करता है और रोटी नमक खाता है, लेकिन उसे आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि आरक्षित वर्गों के बीच भी असमानता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब आप जरा इस बात को गौर से सोचें। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना था। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य भुखमरी खत्म करना था। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को विशेष अधिकार देना था जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े, कमजोर, शोषित, वंचित, भेदभाव और छुआछूत के शिकार रहे थे। लेकिन क्या आरक्षण ने इन सभी कामों को पूरा किया? आरक्षण लागू किए हुए आज सालों हो गए, लेकिन आज भी इन आरक्षित लोगों की जिंदगी की बदहाली वैसी ही है, बस समझ का फेर है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी गरीबी थोड़ी कम हुई, हम थोड़ा उठ के ऊपर आए, लेकिन जितनी हमारी गरीबी कम हुई उससे 1000 गुना ज्यादा इन अमीरों की अमीरी बढ़ गई। और हम इस बात को कभी सोच ही नहीं पाए, हम इसे कभी समझ ही नहीं पाए। हम हमेशा इन नेताओं के द्वारा धार्मिक मुद्दों में भटकते रहे। हम हमेशा इन नेताओं के द्वारा फैलाए गए जातिवादी जाल में फंसे रहे। आरक्षण, 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 इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके ये राजनेता राजनीति करते आए हैं और हम भारतवासियों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर बांटते आए हैं, एक दूसरे से लड़ाते आए हैं। आज बेहद जरूरी है कि भारत की जनता इन सभी मुद्दों को समझे। भारत की जनता इन सभी समस्याओं को समझकर अपनी बेकारी, बेरोजगारी, अपनी जीवन की बदहाली
कि हम इतना कठिन परिश्रम करते हैं फिर भी हमारी जीवन की बदहाली कम नहीं होती, इसको समझें। आज महंगाई, बेकारी के साथ साथ बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब पर भी ध्यान दें और इन सब को सोच समझकर भारत की जनता एक हो और इन सभी राजनेताओं से सवाल पूछें कि गरीबी दूर करने की नीति कब आएगी, आप कब दूर करेंगे, कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे। जरा इन सवालों पर भी ध्यान देकर आप इस क्रांति को मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद। क्रांति की यह मिसाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।